ऑलराइट, यहाँ पे अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ nerve impulse and reflex action. राइट, कि नर्व इम्पल्स किस तरह से अपनी क्रिया शो करती है, क्रियात्मक प्रक्रिया दिखाती है, और उसी के साथ रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर हम तंत्रिका कोशिकाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनाओं की तरह कार्य करती हैं। एक हम बोल सकते हैं कि कुछ इम्पल्सेस भेज रही हैं, वो इम्पल्सेस कहाँ तक जाती हैं, आगे हमारे हार्मोनल सिस्टम्स तक जाती हैं, वहाँ से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, और उनके कारण हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क या प्रॉपरली कार्य कर पाती है। तो तंत्रिका तंत्र में हम बात करते हैं कि तंत्रिकाएं उपस्थित हैं, नो डाउट वहाँ पर तंत्रिकाएं हैं, लेकिन वो क्या करवा रही हैं, हमारी बॉडी की क्रियात्मक चीज़ें, जो फंक्शनल चीज़ें हैं, फिजियोलॉजी है, उसको परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही वो सिग्नल्स भेजकर उन्हें करवाती हैं। राइट, जब हम बात करते हैं नॉर्मली, अगर मसल्स, इसके अगर हम नॉर्मली फंक्शंस को देख लेते हैं तो नॉर्मल फंक्शंस में ये इस प्रकार की कार्य करवाएंगे कि जैसे तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम पूरा प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगी, हमारी मसल्स में मूवमेंट करवाएंगी, राइट, मसल्स को, ताकि हम इजीली मूव कर सकें। ठीक है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती हैं, संकोचनशीलता ला सकती हैं, प्रदान कर सकती हैं। इन्हीं के साथ इनका कार्य और क्या होगा, यहाँ पर हार्मोन का स्रावण करवा सकती हैं, हार्मोन सिक्रीशन का कार्य कर सकती हैं, मेटाबॉलिज्म, उपापचय जो है उस रेट को भी ये इंक्रीज करवा सकती हैं। तो इस तरह से हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि मांसपेशियों का मूवमेंट करवा रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन, संकोचनशीलता प्रदान कर रही हैं, मसल्स में, मांसपेशियों में हार्मोन का स्रावण करवाती हैं, और इसी तरह उपापचय में भी मदद कर सकती हैं हमारी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बोलें तो ये एक तरह से लिंक की तरह कार्य करती हैं कि कुछ तो सेंसरी सेल्स हैं और कुछ इफेक्टर सेल्स हैं, तो उन दोनों के बीच में एक लिंक का कार्य करती है। दैट मीन्स तंत्रिका तंत्र से हम इफेक्टर सेल्स तक अगर जाएंगे तो वो लिंक करने के कारण क्या कर रही हैं, एक कोऑर्डिनेशन प्रदान कर रही है, पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण अगर बाहर से कुछ स्टिमुलस आता है तो उसके कारण तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम हमारा क्रियाशील हो जाएगा, और क्रियाशील होते ही ये जो इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उस सूचना का प्रसारण करेगा, कंडक्शन करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से वो कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, किसी ऑर्गन तक, किसी अंग तक कंडक्ट करेगा, और उस अंग तक इंफॉर्मेशन जाते ही वो अंग उस अकॉर्डिंगली उसके प्रति क्रियात्मकता दर्शाएगा और उसके प्रति ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम बोले एक लिंक की तरह कार्य करती हैं दोनों के बीच में और कोऑर्डिनेशन प्रदान करती है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दैट मीन्स जो बाह्य वातावरण है, वहाँ से ये संवेदनाओं को लाकर इंटरनल ऑर्गन्स तक लाती हैं, जिससे कि क्रियाएं जो हैं अंतरांग तक लाएंगी। मतलब हम बोल सकते हैं ये बाहर का जो वातावरण है उससे भी कनेक्ट करवाती है, बाहर के वातावरण के अनुसार शरीर को ढालती हैं और मेंटेन करवाती हैं इसके सारे फंक्शंस को, इसकी सारी क्रियाओं।
तो ये हमारे नॉर्मल फंक्शंस में आते हैं कि कोऑर्डिनेशन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम टच में हैं इसके कारण, और ये सारी क्रियाएं करवाते हैं ये सारे फंक्शन। अब जब भी हम इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं, हम कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो कॉर्डेटा में हम बोलते हैं कि हमारे पास कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुविकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इन दोनों में ही नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, और ये दोनों इसी के द्वारा बने हुए होते हैं। इसलिए हम इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं ब्रेन को, कि वहाँ पर सारे तंत्रिका तंत्र वहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सूचना लेते हैं। तो यहाँ हमने बोला वर्टिब्रेट्स में ये प्रेजेंट है, तो हमारा वर्टिब्रेट्स का तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होता है, सुविकसित, वेल डेवलप्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें इन तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम के स्मॉलेस्ट यूनिट की, सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। इकाई भी कैसी? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, मतलब संरचना और क्रियात्मक इकाई जो है सबसे छोटी, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूरॉन। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं न्यूरॉन। राइट, न्यूरॉन सबसे छोटी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी, और इन न्यूरॉन से मिलकर ही पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो बन पाता है। राइट, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट की हमने बात की। सेकेंडली हम बोलते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र वर्क कर रहा है उसमें विभिन्न घटक उपस्थित रहते हैं, या डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये विभिन्न घटक जो होते हैं वो 3 प्रकार में विभाजित रहते हैं, 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। सबसे पहले घटक की हम बात करते हैं सेंसरी सेल्स, सेंसरी कोशिकाएं, और रिसेप्टर्स, ग्राही कोशिकाएं जो बाहर से संवेदन को लेकर आते हैं। ठीक है, जो संवेदन को लेकर जाते हैं, तो इनको हम बोलेंगे सेंसरी सेल्स या रिसेप्टर्स। राइट, अब इन सेंसरी सेल्स को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला भाग है एक्सटेरोसेप्टर्स, दूसरा भाग है इंटेरोसेप्टर्स, तीसरे हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। ऐसे इस तरह से 3 भागों में विभक्त है, एक्सटेरोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स। एक्सटेरोसेप्टर्स की नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इनको हम बाह्य ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं, जहाँ पे बाहर की सरफेस पर, स्किन के बाहर की तरफ ये वाले रिसेप्टर्स ज्ञानेंद्रियां उपस्थित रहेंगी, और बाहर से वातावरण से स्टिमुलस या सूचना, इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे। तो हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, और प्रेजेंट कहाँ है? हमारी स्किन पे उपस्थित रहेंगे। राइट, स्किन हमारे सबसे बाहर की तरफ उपस्थित है, तो वहां से लेकर आएंगे। इंटेरोसेप्टर्स या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होती है ज्ञानेंद्रिया, मीन्स अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर इंटरनल भागों की, वहां से जो संवेदन लेकर आएंगे उन्हें हम बोलेंगे इंटेरोसेप्टर्स, के भीतर की तरफ उपस्थित ज्ञानेंद्रिय। थर्ड हम बात करते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स की, ये भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ से ही संवेदन को लेकर आते
हमारे संवेदन हैं उनको लेकर आने का कार्य करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल रिसेप्टर्स हम आईज भी बोल सकते हैं, आंखें जो हैं वो जस्ट बाहर की तरफ से, ईयर्स जो हैं बाहर की तरफ से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं और इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं। वहीं इंटरनल ऑर्गन्स में हमने बात की, जो भी हमारी हम बात करते हैं संवेदन है शरीर के, उन्हें वातावरण के स्टिमुलस से ग्रहण करते हैं और वातावरण के स्टिमुलस कहाँ आते हैं, इंटेरोसेप्टर्स अंदर की तरफ उपस्थित जितने भी आते हैं। वहीं प्रोप्रियोरिसेप्टर्स की बात करेंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स में यहाँ हम मसल्स के आसपास की बात कर सकते हैं कि मसल्स जो हैं वहाँ से रिसेप्टर्स आ रहे हैं, वहाँ से वातावरण के कारण सेंसेस आ रहे हैं और इस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स। वहीं अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, सेंसरी सेल्स इस सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गन्स जिनको सेंसरी सेल्स से संवेदन मिल रहे हैं और जिन्हें चेंज करना है, ठीक है, जिनकी पोजीशन में हमें चेंज लाना है। जैसे अगर हम बात करें लेग, हैंड, तो ये सारे क्या हो जाएंगे एक तरह से हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स हो जाएंगे कि जिनको हमें चेंज करना है। नर्व इम्पल्सेस को हमें यहाँ से लाकर यहाँ पे लाना है, तो ये हमारे हो जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन्स। थर्ड होगा जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्टर ऑर्गन्स मतलब प्रभावी अंग जिन पर एक्चुअल में प्रभाव पड़ रहा है, जो इस प्रभाव के कारण अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही थर्ड टाइप पे आते हैं इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, कि आपस में किस प्रकार से इनमें वार्तालाप है, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सेंसरी सेल से इंफॉर्मेशन आई नर्वस सिस्टम तक, नर्वस सिस्टम ने इन्हें इफेक्टर ऑर्गन्स को कम्युनिकेट किया और उन्हें वहां से हिलाया। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों को जोड़कर रखता है और एक तरह से इसे हम एक लिंक की तरह बोल सकते हैं कि एक लिंक है सेंसरी सेल्स और इफेक्टर ऑर्गन्स के बीच का, राइट। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इस चीज को हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि सपोज यहाँ हमारी आईज प्रेजेंट, राइट, ये आईज है, ठीक है, आईज से सेंसरी नर्व्स गई, राइट, कहाँ पे गई, ह्यूमन के ब्रेन तक। ह्यूमन के ब्रेन तक गई, ये ब्रेन है यहाँ पर एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। तो इंफॉर्मेशन गई ब्रेन तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। अब यहाँ से क्या होगा, मोटर नर्व्स आएंगी, चालक नर्व्स, और ये मोटर नर्व्स जो भी लेग है, या अगर हम हैंड की बात करते हैं तो हैंड उपस्थित है, तो वहां पर फंक्शन परफॉर्म करेगी, राइट। इस तरह से ये आईज थी, इन्होंने ब्रेन तक कनेक्ट किया, लेग तक। इसमें दो प्रकार की नर्व्स वर्क कर रही हैं, एक सेंसरी नर्व्स, एक मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स तो सेंसस को लेकर ब्रेन तक जा रही हैं, ब्रेन से मोटर नर्व्स हैं जो इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं, मतलब ये सेंस ऑर्गन है और ये इफेक्टर ऑर्गन है, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये सेंस ऑर्गन, ठीक है, संवेदन, और ये इफेक्टर ऑर्गन, प्रभावी
ठीक है। और दो प्रकार की न्यूरॉन्स या नर्व्स कनेक्ट कर रही हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम प्रदान कर रहे, संप्रेषण कर रहे, कंडक्शन कर रहे। इसका एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि सपोज हमारे जो सेंस रिसेप्टर्स हैं वो स्किन पे हैं, ठीक है, हमें सुई चुभी, ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक सेंस मिला, एक रिसेप्टर पे सेंस मिला, बाहर से एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस के कारण वो सेंसरी नर्व्स ब्रेन तक हमारे स्टिमुलस को ले, अब ब्रेन तक स्टिमुलस को ले जाने के बाद मोटर नर्व जो होगी वो हमारे ऑर्गन कौन सा है, हैंड ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन, प्रभावी अंग है, तो वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा हमें उस सुई से दूर करेंगे, हमारे हाथ को दूर करवाएंगे, ये वर्क होगा मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जो फंक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की तरह होता है कि एकदम अचानक से हम हटाते हैं, तो सोचो कितनी फास्ट वे में कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो ये थे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फंक्शनल यूनिट जो है हमारा, जिसे हमने बोला था न्यूरॉन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। न्यूरॉन को हम मोस्ट प्रोबेबली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो ये एक पहला पार्ट होता है सेल बॉडी, इसमें डिवाइड होगा, और दूसरा पार्ट होता है बॉडी प्रोसेसेस, इसमें जो प्रवर्त उपस्थित रहते हैं वो है इसका सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेल बॉडी, सेकेंड इज बॉडी प्रोसेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट हम कंसिडरेशन में लेंगे सेल बॉडी। एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी तो बनाएंगे, देखेंगे भी तो सही कि किस तरह से न्यूरॉन उपस्थित रहता है यहाँ पे। क्या है एक तरह का नॉर्मली अगर हम बोले इसको, तो ये क्या है एक तरह का प्रोसेस है, प्रवर्त है।
ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है सेल बॉडी, राइट। ये है न्यूक्लियस, केंद्रक, ये है निसलकाय, निसल बॉडी, ये है एक्सॉन भाग, ये है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड, राइट। ये है डेंड्राइट्स, ये है मेड्यूलरी शीथ, एक्सॉन भाग हो गया, राइट। इस तरह से ये रहते हैं, ये पूरा इनका स्ट्रक्चर इस तरह से व्यवस्थित है। अब नॉर्मली हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, सेल बॉडी की, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आकार कैसा है, इर्रेगुलर है, अनियमित आकार का ये क्रिस्ट, ठीक है, ना सर्कुलर है ना ऐसा कुछ है, अनियमित आकार यहाँ पर व्यवस्थित। और इसमें हम बात करें तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि बिल्कुल सेंटर में व्यवस्थित है, ठीक है, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर के अंदर व्यवस्थित है, अनियमित आकार का है। इसी के अलावा यहाँ पर क्या है, इसकी जो बाहर की कवरिंग होगी उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, ठीक है, ये बाहर से इस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है, जिसे हमने नाम दिया है प्लाज्मा लेमा, राइट। इसी के साथ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉइंटेड एंड्स में एंड होता है और ये कनेक्टेड कहाँ से है, ऊपर से डेंड्राइट्स से ये कनेक्टेड रहता है। वहीं हमने बोला इसके अंदर निसल बॉडीज भी प्रेजेंट है, तो ये निसल बॉडीज जो होती हैं ये यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं साइटोन भाग में, ठीक है। इस साइटोन भाग में निसल बॉडीज कैसी होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, मतलब यहाँ पे राइबोन्यूक्लियस प्लस प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं। इनका काम क्या होगा, मोस्टली प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इनके कारण प्रोटीन भी बनता है। यहाँ पर हम सेंट्रियोल जो होता है वो यहाँ पर एब्सेंट रहता है, बिल्कुल अनुपस्थित रहता है, जो कि एक ऑर्गेनल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, सेंट्रियोल अनुपस्थित है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गेनल्स की तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर रहेगा, इसके अलावा लाइसोसोम, राइबोसोम्स यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER जो होता है वो भी यहाँ पर व्यवस्थित रहेगा, राइट। न्यूक्लियस तो है ही, इसके साथ साथ ठीक है, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये अरेंजमेंट यहाँ पर रहेगा, सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं अगर हम सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉर्मली फंक्शनली यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फंक्शन होता है एसिटाइलकोलिन नामक सब्सटेंस को बनाना, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है एसिटाइलकोलिन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से यहाँ एनर्जी भी प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, राइट। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये साइटोन का पोर्शन है पूरा और इस तरह से ये अरेंज रहता है, इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के।
अब अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रिक करंट को अंदर की तरफ नीचे की तरफ पास करने में ये हेल्प करता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली पावर जो होती है, तो हम बोल रहे हैं कि इम्पल्स को ये ले जा रहा है, इम्पल्स को आगे जाकर बढ़ाने की हेल्प में ये करता है। कंडक्शन जो होता है इम्पल्सेस का, वो ये बहुत इजीली प्रोवाइड करता है, राइट। अब सेकेंड टाइप की अगर हम सेल बॉडी के अलावा बात करते हैं तो हमारा अर्थ है नर्व प्रोसेसेस, ठीक है, या बॉडी प्रोसेसेस। जो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार के प्रवर्ध हैं जो इस सेल बॉडी से या अदर रीजन से निकले हुए रहते हैं। सेल बॉडी का जो साइज होता है, वो साइज की अगर हम बात करें तो ये 4 माइक्रोन से 20 मिलीमीटर तक इनकी साइज हो सकती है। तो बॉडी प्रोसेसेस में सबसे पहला प्रोसेस अगर हम बोले तो ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रह सकते हैं। इन डेंड्राइट्स में भी हम बोलते हैं ब्रांचेस होती हैं, ये शाखाओं में विभक्त रहते हैं, बिल्कुल ब्रांच्ड होते हैं ये। और यहाँ पर हम निसलकाय भी देखते हैं, निसल बॉडीज जो होती हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं, वो भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स को फॉर्म करती हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ ऑब्जर्व किया है कि निसल बॉडी के साथ साथ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। मोस्टली डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होगा, ये बिल्कुल बाहर के वातावरण से कनेक्ट कर पाते हैं। तो बाहर एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा ये कनेक्ट करते हैं बाहरी वातावरण से। ये संप्रेषण या जो भी सेंसेस हैं बाहरी वातावरण में, उन्हें हमारी बॉडी तक लाने का कार्य करते हैं। कई बार जब हम स्ट्रक्चरली देखते हैं इनको, तो हम देखते हैं कि ये एक के ऊपर एक न्यूरॉन्स अरेंज है। तो जो नीचे वाला पार्ट है वहां से संप्रेषण डेंड्राइट्स में आएंगे और डेंड्राइट्स से फिर सेल बॉडी या साइटोन में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और ये आगे जाकर हमारे क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है, सेंसेस को लेकर आते हैं। वहीं हम थर्ड प्रकार के प्रोसेसेस की अगर बात करते हैं तो वो है बॉडी प्रोसेसेस में सेकंड है, वैसे थर्ड कोलेट्रल्स, राइट। कोलेट्रल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरह के हम बोल सकते हैं बिल्कुल कोमल सॉफ्ट नर्व प्रोसेसेस, बिल्कुल कोमल और बिल्कुल सॉफ्ट प्रकार के नर्व प्रवर्ध हैं जो कि एक्सॉन के द्वारा बाहर आते हैं, एक्सॉन से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं नॉर्मली, जैसे सपोज ये है हमारा साइटोन भाग, यहाँ से अगर एक्सॉन भाग हमारा जा रहा है इस तरह से, राइट, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ से जो बिल्कुल कोमल स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं निकलेंगी उनको हम बोलेंगे कोलेट्रल्स, ठीक है। बिल्कुल साइड से, लेटरल साइड से ये निकलते हैं, तो इन्हें हम कोलेट्रल्स नाम देते हैं, राइट। क्योंकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट संरचनाएं और बाद में जाकर ये बनती हैं, ये संरचनाएं बाद में बनती है इसलिए कोमल होती है।